बीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर मैथ के लिए प्रचार के लिए बता रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। इसमें 2 किताबें, एक एलजेब्रा की, एक मैथमेटिकल मेथड की। एलजेब्रा की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है असली ट्यूशन सेंटर। इसको सब्सक्राइब करोगे तो कुछ वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पर, वो तुम्हें मिल जाएंगे। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, उस एप्लीकेशन से तुम जुड़ सकते हो। ये बना हुआ है, उससे तुम जुड़ सकते हो। उसमें हम तुम्हें जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उसमें लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। अब इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई है, अगर वो तुम्हारी पढ़ाई समझ में आए और तुम पढ़ना चाहो तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास और कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। सारी वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी। अगर तुम्हें समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए रिमूव हो जाओगे। डेमो के लिए 4 से 8 दिन जुड़े रहोगे और जुड़ने के बाद अगर तुम्हें पढ़ाई समझ में आती है तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं। ठीक है, ये है, यानी कि ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर अपना नाम, क्लास और कॉलेज का नाम भेजोगे, तुरंत हम ऐप से जोड़ देंगे। ठीक, अब ये हमारा नाम है अश्विनी सक्सेना, बीसलपुर जिला पीलीभीत में पढ़ाते हैं। 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। बस यही बताना था। देखें, आज तुम्हारी ये नई किताब शुरू हो रही है। नई किताब का नाम है ये एलजेब्रा, और ये एलजेब्रा की किताब तुम्हारी हम पढ़ा रहे हैं एसजे पब्लिकेशन से। ठीक है, और दूसरी किताब तुम्हारी हम पढ़ा चुके हैं, वो किताब थी मैथमेटिकल मेथड की, और वो विज्ञान बोध पब्लिकेशन से हमने पढ़ाई थी। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं तुम्हारा एलजेब्रा। एलजेब्रा का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन एलजेब्रा थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल है इसमें कुछ चीज़ें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में आती हैं, वो हम तुम्हें पहले बताएंगे, फिर इसका चैप्टर शुरू होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर 1-2 दिन चलेगा, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक तुम प्रयोग करते चले आए और जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो हम तुम्हें शुरू से बताते चलेंगे, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, और समझने के लिए लगातार पढ़ोगे इसमें, तभी समझ में आएगा। ये उस तरह के नहीं है न्यूमेरिकल, यानी कि एक चैप्टर पढ़ लिया समझ में आ गया। अगर पीछे का कुछ भी नहीं क्लियर है तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए आप सुनो और लिखाने जा रहे हैं, तुम्हें लिखो। अब इसमें सबसे पहली चीज़ हम तुम्हें ये बता रहे हैं कौन सा चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये नोट करो, लिखो। ये कहलाता, ये वाला चिन्ह जो है ये हमारा जो कहलाता है ये बिलोंग टू कहलाता है। नोट करो, साथ में लिखो भी। ये चिन्ह इसलिए लिखो क्योंकि ये जानकारी होगी तभी आगे अच्छा समझ में आएगा। और ये लिखो, साथ में लिखो बिलोंग टू, इसको कहते हैं बिलोंग टू। और इस तरह से ये चिन्ह तुमने देखा होगा कई बार बना हुआ, और इसको जो हम कहते हैं ये हमारा चिन्ह कहलाता है फॉर ऑल। चुपचाप सुनो, ये कहलाता है फॉर ऑल, सब हम बताते चलेंगे। ये कहलाता है फॉर ऑल, और ये वाला जो चिन्ह होता है इस तरह से बनता है, इसको हम कहते हैं इम्प्लाइज, इसको कहते हैं इम्प्लाइज, ये कहलाता है। और इसी तरह से ये तीर इस तरह से बनता है, इधर चिन्ह लगाते हैं, इधर चिन्ह लगाते हैं, इसको हम इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई कहते हैं। इसको कहते हैं इम्प्लाइज, 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 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, बाई। ये पेपर में नहीं आती हैं, ये हम जो आगे कराएंगे उनमें ये चिन्ह बने हुए होंगे जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ये तुम लोगों ने जहाँ तक देखा होगा उल्टा ई बना हुआ होता है, इसको कहते हैं देयर एग्जैक्ट, ये कहलाता है देयर एग्जैक्ट। और इसी तरह से इफ तो लिखा हुआ देखा होगा, कुछ जगह देखा होगा डबल एफ बन जाता है, आई डबल एफ लिखते हैं, इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, ये कहलाता इफ एंड ओनली इफ। साथ में लिखो सभी लोग, इफ एंड ओनली इफ। अब एक चिन्ह ए होता है इस तरह से, ये इस तरह का चिन्ह, और इसको हम कहते हैं एंड। अगर ऐसा बना दिया तो ये हमारा कहलाएगा एंड। और एक चिन्ह इस तरह का बनता है, ए बनता है चिन्ह, और ये चिन्ह हमारा कहलाता ओ आर, ओ आर आर, अथवा जिसे कहते हैं।
और इसी तरह से इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, ये इस तरह से दो बिंदी लगी हुई होती हैं, इसको कहते हैं सच दैट, ये कहलाता है सच दैट। नोट करें, ये इतने सिंबल्स हैं जिनका क्वेश्चनों में चैप्टर में बहुत प्रयोग है और हमने तुम्हें लिखा दिया, तुमने आज तक इनको बना हुआ तो खूब देखा होगा, लेकिन बहुत के बारे में जानकारी नहीं है। किसी को कहीं कोई कुछ कह देता है, कहीं कुछ कह देता है। इनके ये नाम है और इन्हीं नाम से प्रयोग करोगे। लिखो सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हम तुम्हें अलजेब्रा बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे, जड़ से कहना चाहिए, और एक कतई बिल्कुल क्रम से पढ़ोगे, खूब समझ में आएगा। ठीक है, वैसे थ्योरेटिकल तो है ही, याद करना है ही, अगर नहीं समझ में आया तो ये है। लिखो, लिख लिया? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ चिन्ह ज़्यादा प्रयोग होंगे, उनके बारे में हम रिपीट कर देते हैं। लिखा हुआ तो सब वही तुम लोग समझ रहे हो। ये चिन्ह बहुत प्रयोग होता है, इसको बिलोंग टू कहते हैं, ये उल्टा ए कहते हैं लोग, लेकिन ये उल्टा ये नहीं, फाराल कहलाता है। और ये चिन्ह बहुत प्रयोग होता है, फाराल कहते हैं इसे। ये भी बहुत प्रयोग होता है, इम्प्लाइज। और ये उल्टा ई, ये भी बहुत प्रयोग होता है, देयर एग्जैक्ट कहलाता है। और बाकी ये भी चिन्ह प्रयोग होता है, सच दैट। ठीक है, बस ये हो गया। अब इसके बाद का हम तुम्हें बताते हैं, और वो सुनो। ये अभी किताब में कुछ भी नहीं है, और किताब से थोड़ा सा बेसिक में तुम्हें लाके हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये लिखा हुआ पढ़ोगे तुम लोग, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब इसको सभी लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर एक प्राकृतिक नंबर होते हैं, और एक गिनतियाँ जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी के सारी नेचुरल नंबर के नाम से जानी जाती हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे कहलाते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक जितने नंबर होते हैं सारे नंबर नेचुरल नंबर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, और हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। लिखे। अब और ये नेचुरल नंबर जो होता है इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एन लिख लो, कैपिटल ए लिख दो। कैपिटल एन इसलिए लिख लेते हैं, इसका पहला अक्षर कैपिटल एन से बनता है, इसे लिखो। और इसके बाद आगे बताते हैं, ये कोई किताब में नहीं है, ये तुम्हारी बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक पढ़ा रहे हैं तुम्हें, और ये आजकल में बेसिक ही पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद सेट ऑफ इंटीगर्स होता है, सेट ऑफ इंटीगर्स, ये बहुत नाम चलेगा, इंटीगर्स खूब आएगा। और ये इंटीगर्स क्या कहलाते हैं ये भी याद रखना। इंटीगर्स को ज़्यादातर हम आई से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर को ज़्यादातर एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये जैसे जो आज पढ़ा रहे हैं ये सब तुम्हारे आगे बहुत काम में आएगा, यानी कि पूरी किताब में, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। अब सेट ऑफ इंटीगर्स क्या कहलाते हैं? इंटीगर्स का सेट हमारा ये कहलाता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 और डैश 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 आर कॉल्ड सेट ऑफ इंटीगर्स। ये सेट ऑफ इंटीगर्स कहलाएगा, और ये सब हमारे इंटीगर्स कहलाएंगे। इसमें आड वाले भी होते हैं और इवन वाले भी होते हैं। अब ये तो तुम समझ रहे होगे, 1 3 5 7 मतलब 8 वाले हो गए, और 2 4 6 8 ये इवन वाले हो गए। ठीक है, और इसमें 0 इंक्लूड होता है, यानी कि 0 यहाँ पर शामिल होता है। लिखो इसके लिए। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ आती है, एक आएगा सब बहुत नॉन एम्प्टी सेट। वैसे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब धीरे धीरे अपने आप ही आगे पढ़ लोगे, लेकिन अभी बता देंगे तो आगे पढ़ोगे तो तुरंत तुम्हारे समझ में आएगा। ये नाम बहुत आएगा, नॉन एम्प्टी सेट। ये नॉन एम्प्टी सेट जैसा इसका नाम है, नन माने नहीं, एम्प्टी माने खाली, सेट माने इस सेट पूरा हमारा एक ग्रुप कहलाता है। अभी इसकी हम परिभाषा के बारे में पूरा डिफाइन करके तुम्हें बताएंगे। ये नॉन एम्प्टी सेट का मतलब जो भी सेट हो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, यानी खाली नहीं हो, उसको हम नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। फिर से इस बात को समझ लो, यानी वो सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो तो वो सेट नॉन एम्प्टी सेट के नाम से जाना जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई भी एलिमेंट
एलिमेंट ना हो तो वो नॉन एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। परिभाषा के रूप में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन दी सेट, यानी कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल हो यानी उपलब्ध हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। लिख लो परिभाषा के रूप में, ये बहुत शब्द आएगा इसलिए लिखा देते हैं। देखो ऑल द एलिमेंट, ये परिभाषा कोई किताब में नहीं है, ये बना ली ऐसी खाली। ऑल द एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन द सेट आर कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। मतलब इसका नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये हो गया कि जो भी सेट हो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। जैसे मान लो 1 2 3 डैश 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 ये एलिमेंट हैं, ये भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। नॉन का मतलब नहीं, एम्प्टी का मतलब खाली, सेट का मतलब सेट समुच्चय यानी जिसको कहते हैं, यानी जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। खाली अगर एक एलिमेंट है, खाली एक एलिमेंट है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट नहीं ये नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्यों, इसमें एलिमेंट है। और अगर 2 एलिमेंट हैं तब भी यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, नॉन एम्प्टी सेट। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे अनंत हो, कितने भी पद हो तो उसको हम नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है खाली सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट करो इसे, फिर हम तुम्हें आगे बताएं। लिखो देखिए, इसी तरह से तुम लोगों ने सुना होगा काफी नाम, ये रियल नंबर्स। ये रियल नंबर खूब नाम सुना होगा, रियल नंबर। रियल नंबर क्या नंबर होते हैं, कौन से नंबर रियल नंबर होते हैं, अच्छी तरह समझो। वो नंबर जिनका स्क्वायर धनात्मक आए या 0 आए वो रियल नंबर कहलाते हैं। यानी कि वो नंबर रियल नंबर कहलाएंगे जिसका स्क्वायर धनात्मक हो या 0 हो, तो वो नंबर रियल नंबर के नाम से जाने जाएंगे। अभी यही परिभाषा हम लिखाएंगे। परिभाषा लिखाएंगे, ए नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव आर 0, मतलब खूब समझ गए होगे, इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब समझ में आया, यानी कि वो नंबर जिसका स्क्वायर धनात्मक हो या 0 हो तो वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। पहले उदाहरण लिख देते हैं और फिर हम इसकी अभी परिभाषा लिखते हैं। जैसे ये रियल नंबर है तो वो साधारण सी बात है, पहला अक्षर आर है तो इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। अब तुम्हें जो नंबर समझ में आए वो सारे के सारे रियल इसलिए कहलाएंगे क्योंकि हर एक का स्क्वायर धनात्मक होगा या 0 होगा। तो सबसे पहले हम 0 को ही पकड़ लेते हैं। 0 -1/2 √3 -1/4 5 और भी कुछ ध्यान आए वो भी लिख सकते हो, -के डैश डैश। ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। क्यों हैं, इनमें किसी का भी स्क्वायर करोगे या तो धनात्मक आएगा या 0 आएगा, इसलिए ये नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। ये सब बहुत प्रयोग होगा इसलिए हमने तुम्हें परिभाषा लिखाई है। लिखो, ए नंबर, जैसा अभी बताया, ए नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव को प्लस आई भी ही लिख देते हैं, पॉजिटिव OR, आर माने अथवा 0, इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब हमारी नज़र में खूब समझ गए होंगे, यानी वो ए नंबर हुज स्क्वायर, एक नंबर जिसका स्क्वायर माने वर्ग, इज आइदर पॉजिटिव आर 0, यानी जिसका वर्ग या तो धनात्मक हो या 0 हो, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। नोट करो।
अब इसके बाद तुम्हें हम परिभाषा लिखा रहे हैं प्राइम नंबर की। लिखो, डालो हेडिंग प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। और ये प्राइम नंबर क्या होता है पहले हम तुम्हें समझाते हैं और फिर इसकी परिभाषा लिखाते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है, अच्छी तरह समझो, प्राइम नंबर वो नंबर कहलाता है, फिर से समझो इस बात के लिए, ये प्राइम नंबर वो नंबर कहलाएगा जिसको उसी से भाग करे और उसका भागफल केवल 1 आए। जैसे, यानी कि जैसे हम लिख लें 2, अब 2 को तुम किससे भाग कर सकते हो? केवल 2 से ही भाग कर सकते हो, इसलिए इसका भागफल क्या कहलाएगा? 1, यानी डिवाइड कितना कहलाएगा? 1। अब 3 है, 3 को तुम किससे भाग कर सकते हो? 3 से ही भाग कर सकते हो, तो इसका भागफल क्या आएगा? 1। अब 4 नहीं है, क्योंकि 4 को तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो, वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। यानी 5 को किससे भाग कर सकते हो? 5 से, और इसका भागफल कितना आएगा? 1, इसलिए प्राइम नंबर कहलाएगा। 6 नहीं कहलाएगा, क्योंकि 2 से भाग हो जाएगा। 7 कहलाएगा, ये 7 से ही भाग होगा। 8 नहीं कहलाएगा, 9 नहीं कहलाएगा क्योंकि 3 से भाग हो जाएगा। 10 नहीं कहलाएगा, 11 कहलाएगा, और 11 के बाद 12 नहीं कहलाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। 13 कहलाएगा, अब तुम आगे समझ गए होगे, 17 कहलाएगा। और इस टाइप के नंबर, फिर से समझो इस बात को, यानी कि वह नंबर जो उसी नंबर से भाग करें और उसका भागफल 1 आए, तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। 1 इसमें नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हम इसकी परिभाषा में ही लिखाएंगे, ए नंबर ग्रेटर देन 1, और वो भी प्राइम नंबर जिसका भागफल 1 आए, लेकिन वो नंबर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तो उस नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब सुनो, अब ये प्राइम नंबर जब हम तुम्हें लिखा देंगे, तभी यहीं पर एक परिभाषा और लिखाएंगे, वो शब्द हम यहां पे लिख देते हैं, कंपोसाइट। एक कंपोसाइट नंबर क्या होता है? यानी कि कहने का मतलब, वो नंबर सारे कंपोसाइट नंबर कहलाते हैं जो प्राइम नंबर को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे यहां पर 2, 3 आया, 4 नहीं आया, 4 हमारा क्या कहलाएगा? कंपोसाइट नंबर। यानी कि 6 नहीं आया, 6 कंपोसाइट नंबर कहलाएगा। 6 के बाद 8 भी कहलाएगा, 9 भी कंपोसाइट नंबर कहलाएगा, 12 कंपोसाइट नंबर कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, अदर, यानी इन नंबरों के अलावा अन्य सारे नंबर कंपोसाइट नंबर के नाम से जाने जाते हैं। ये शब्द खूब आएंगे। अब इसकी परिभाषा फिर से समझ लो, यानी कि वह नंबर जो 1 से बड़ा हो, यानी ग्रेटर देन 1 हो, और जिसका डिवाइडिंग यानी डिवाइजर हमारा 1 आए, यह स्वयं से डिवाइड करने पर 1 आए, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। और जो प्राइम नंबर के अलावा नंबर होते हैं, उन नंबर को हम कंपोसाइट नंबर कहते हैं। ठीक, लिखें परिभाषा, देखो, ए नंबर ग्रेटर देन 1 and can be divided only if itself का मतलब होता है स्वयं से, itself, and 1 का मतलब है स्वयं से डिवाइड हो और किसके बराबर आए? 1 के, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और ए इसके होगा एग्जाम्पल, नोट करो इतना। हम एक बार तुम्हें इसका रिपीट परिभाषा को और करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया? ठीक, सुनो फिर से सुनो भाई, समझ तो आ गई होगी लेकिन फिर भी सुनो। कह रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 1, वह नंबर जो 1 से बड़ा हो, इसलिए 1 नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, ये बात बहुत ध्यान रखना। ए नंबर ग्रेटर देन नंबर 1 यानी कि जो नंबर 1 से बड़ा हो, एंड कैन बी डिवाइडेड ओनली इफ इट सेल्फ, जो स्वयं से डिवाइड हो, एंड 1 और कितना आए 1 आए। कोई भी नंबर जो डिवाइड होगा वो केवल स्वयं से ही डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 को तुम 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को 3 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 5 को 5 के अलावा डिवाइड नहीं कर सकते हो, 7 को 7 के अलावा डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। बात खूब समझ में आ गई। अब यहीं पर एक परिभाषा तुम्हारी और हम लिखते हैं, उसे लिखो, उसके नीचे लिखो। अब क्या लिखते हैं पहले सुन लो फिर लिखो, ज़्यादा जल्दी करने की कतई जरूरत नहीं है। यानी कि इनके अलावा सारे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। और लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लिखेंगे अदरवाइज इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अदरवाइज का मतलब है इसके अलावा अन्य सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। लिखो इसके नीचे, अदरवाइज इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अदरवाइज इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। और एक कंपोजिट नंबर 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, डैश डैश डैश। अब तुम समझ रहे होगे, यानी कि जो नंबर इसमें ना हो वो सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर के नाम से जाने जाते हैं। ये परिभाषाएं किताब में नहीं हैं, जो हमने लिखाया अभी तक ये किताब में नहीं है। लिखाया इसलिए क्योंकि आगे काम में आएगा, और ये सब तुम्हें पढ़ना चाहिए। इंटर में ही वो नहीं पढ़े होगे, लेकिन हमने इसीलिए सब बता दिया तुम्हें। और जो भी छोटी मोटी परिभाषा आएंगी वो हम तुम्हें लिखा देंगे, ठीक है। अब इसके आगे का किताब से थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, ठीक, बताते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान रखना इस बात के लिए। अब सबसे पहली परिभाषा, अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं आएंगी वो हम तुम्हें बताएंगे। उसमें सबसे पहली परिभाषा आ रही है सेट की। ये नाम तो खूब सुना है, अभी भी हम भी सेट कर रहे थे। अभी सेट होता क्या है? सेट हमारा, पहली बात सेट जो होता है, यानी कि कहने का मतलब है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या हुआ? यानी कि एक कलेक्शन, एक स्टोर एलिमेंट का आर कॉल्ड सेट, और इनको कैपिटल लेटर के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं ABCD, इनमें कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D से ही प्रदर्शित करते हैं। और जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल ABC से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब एलिमेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ABC स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C ही माना जाए, और 1 2 3 भी मान सकते हो, ठीक है, उसमें कोई लेकिन ये जो सेट होते हैं उसको कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से ही प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनो, फिर हम तुम्हें एग्जाम्पल दें यहाँ पर, और फिर परिभाषा आज लिखाएं तब तुम लिखना। यानी कि परिभाषा इसकी क्या बनेगी? कह रहा है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब समझ गए, एक कलेक्शन एलिमेंटों का, और वो हमारे पास किस नाम से जाना जाएगा? सेट के नाम से। और इसको कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इनसे प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बताएं, जैसे A बराबर, कहीं पर A लिखा हुआ है ABC, ये लिख दिया हमने। ये इसलिए लिख दिया, एक कैपिटल A, जो कैपिटल A बनाया ये हमारा सेट कहलाएगा, और जो एलिमेंट है इसको हम स्मॉल ABC भी कह सकते हैं। और भी लिख लो, ये कैपिटल B बराबर, जैसे मान लो 1 2 3 लिख दिया, A भी हमारा सेट कहलाएगा, और इसमें इस तरह से ब्रैकेट जरूर लगाओगे, ठीक है, और एक बीच में कामा लगेगा। ये एलिमेंट एक निश्चित पद में है, इसलिए A और A कैपिटल B हमारा एक क्या कहलाएगा? सेट, और A इनके क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। और भी लिख सकते हो C बराबर, ये C बराबर, जैसे तुम लोग समझ रहे हो 1 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। D लिखना चाहो D लिख लो, और A कोई भी लिख लो, 1 2 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 लिख लो। ये भी, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे, ये सेट कहलाएंगे। अब तुमने इनके अलावा भी लिखा हुआ देखा होगा, वो लिखा हुआ इस तरह से देखा होगा, ABCD हो गया, और भी लिख लेते हैं, जैसे E बराबर, इस तरह से लिखा होगा AX,
और ये चिन्ह लगा होगा, इसको कहते हैं सच दैट एक्स इज इवन इंटीगर, या एक्स इज इंटीगर समझ लो, या इवन इंटीगर, यानी कहने का मतलब एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन इंटीगर, इस तरह से लिखा हुआ भी देखा होगा। और एफ आगे वाला लिख देते हैं एफ, या फिर ऐसे समझ लो एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर इस तरह से भी सेट लिखा हुआ देखा होगा और इस तरह से भी लिखा हुआ देखा होगा। अब यहाँ पर जैसे एक बड़ा सा भी यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ABCDEF, और लाओ इसी में कुछ लिख दें, जी लिख देते हैं। जैसे ये मत समझना निश्चित संख्याओं का ही है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, जब तक चाहो तब तक लिखो। ये हमने इस तरह से इसलिए लिखे हैं कि दो तरह के लिखे हुए हैं, एक तो ए इस तरह से लिखे हुए हैं, ये इस तरह से लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए ए वाले सेट हैं। अब ए सेट हमारे इस मतलब ए बी सेट कहलाएंगे, ए बी सेट कहलाएंगे, ये कहलाते हैं टेबुलर फॉर्म। ये कहलाते हैं टेबुलर फार्म सेट, यानी कि वो सेट जो इस फार्म के ना हो, ये सच दैट वाली फार्म के ना हो, तो वो सारे एलिमेंट हमारे सेट तो कहलाते हैं, लेकिन वो सेट हमारा कौन सा सेट कहलाता है? टेबुलर फार्म सेट कहलाता है। और जो इस फार्म के लिखे हुए इस तरह से लिखे हुए हैं, इस तरह से लिखे हुए हैं, इस तरह से जो लिखे हुए, ये कहलाते हैं सेट बुल्डर फार्म। इसको हम कहते हैं सेट बुल्डर, BUILDER, बुल्डर फार्म। यानी कहने के लिए इसको भी तुम सेट कहोगे, इसे भी तुम सेट कहोगे, इसे भी सेट कहोगे, लेकिन हमने तुम्हें बता दिया ये सेट भी दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा टेबुलर फार्म सेट कहलाता है, एक सेट बुल्डर फार्म सेट कहलाता है। वैसे तो हम तुम्हें सब अलग अलग करके बहुत अच्छी तरह से दिखा देते, लेकिन ये कुछ पेपर में तो आता नहीं है, तुम्हें जानकारी होना चाहिए, इसलिए हमने इस तरह से तुम्हारा बना के तुम्हें समझा दिया है। अब हम परिभाषा को लिखा देते हैं, और परिभाषा हम तुम्हें बता भी चुके हैं, चाहे फिर से सुन लो। यानी कह रहा है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट, मतलब समझ गए, एंड डिनोटेड बाई अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर्स। बस ये परिभाषा हुई जाके, ठीक। लिखो सब लोग साथ में, लिखो ए वेल डिफाइंड, साथ में लिखो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। मतलब समझ गए होगे, चाहे हमारे वेल डिफाइंड मतलब समझ गए होगे, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट का, यानी कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट का कहलाता है। एंड ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हमने दोनों बार डाल दिए। आर कॉल्ड सेट, और क्या कहलाएगा? सेट। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसमें लिखाने जा रहे हैं, अब इसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर अक्षर से। लिखो आगे, एंड डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट लिख दो, ठीक। और ये सब एग्जाम्पल है तुम्हारे। एक बार तो मैं और इसमें रिपीट कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम तुम्हें लिखाते ये सब, और ये पेपर में आते नहीं है, इसलिए हमने तुम्हें समझा दिया और उसको थोड़ा सा यहाँ पे शार्ट भी कर दिया है। मतलब तुम खूब समझ गए होगे और ये बता दिया तुम्हें।
ठीक, अब हम बोल देते हैं, पढ़ देते हैं, फिर से सुन लो। यानी कि लिखा हुआ है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये हमारा वेल डिफाइंड का मतलब है बिल्कुल निश्चित कलेक्शन है, ये निश्चित कलेक्शन है, ये निश्चित कलेक्शन है, ये निश्चित कलेक्शन है, ये निश्चित कलेक्शन है। अब आप एलिमेंट्स, ये एलिमेंट कहलाते हैं, और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, आर कॉल्ड सेट, और वो किस नाम से जाना जाएगा? सेट के नाम से जाना जाएगा। आगे लिखा हुआ एंड डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल में एक कैपिटल ABCDEF, इसे कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करोगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना भाई, ये ब्रैकेट जरूर लगाना होता है और एक कॉमा भी अवश्य लगाना होता है। और इस तरह के एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं? सेट के नाम से जाने जाते हैं। और वैसे जनरली सेट दो प्रकार के होते हैं, एक टेबुलर फॉर्म सेट कहलाते हैं, यानी इस टाइप के टेबुलर फॉर्म कहलाते हैं। इस सच दैट की फॉर्म में अगर लिखे होते हैं तो सेट बुल्डर फॉर्म कहलाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाली परिभाषा हम तुम्हें लिखाते हैं। एक है तो है, ये है नहीं, ये है। अब देखो इसके लिए सुनो, ये इसमें एक एलिमेंट ये दिया हुआ, इसीलिए हमने एक लिखा, ये दो लिखे, ये तीन लिखे, और आगे इसीलिए हमने यहाँ पर ये बहुत सारे लिख दिए। इसका कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और ये सच दैट की फॉर्म में ये सेट बुल्डर है। नोट करो। अब इसके बाद जो समझने वाली चीज़ है वो हम तुम्हें बता रहे हैं, है तो बहुत सिंपल चीज़ें, पढ़ने में भी बहुत अटपटी लगेंगी, लेकिन बता हम तुम्हें सभी दे रहे हैं, चाहे अटपटी लगें, चाहे अच्छी लगें, चाहे खराब लगें, ठीक है। जो भी परिभाषा आ रही सारी की सारी बताते चल रहे हैं। ये इसके बाद एक आ रहा है फाइनाइट सेट, ये आएगा शब्द बहुत, फाइनाइट सेट। वैसे तो हम इसकी तो मैं भी परिभाषा भी लिखाएंगे, लेकिन फिर भी जैसा नाम से प्रदर्शित हो रहा है, फाइनाइट माने निश्चित, सेट का मतलब सेट हो गया, यानी वो सेट जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। यानी निश्चित पद समझ रहे होगे, यानी कि 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, यानी जिसको तुम काउंट कर सको वो संख्या फाइनाइट सेट के नाम से जानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देते हैं, यानी कि एक ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा। और इधर लिख दें, जैसे लाओ चेंज कर दें, ए भी लिख दें, ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा। और भी चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो चलो 1 2 3 लिख लो, ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि पदों की संख्या क्या है? निश्चित है। अब इसमें और लिखो तो और लिख सकते हो, कोई भी वर्ड डाल लो, जैसे मान लो EF लिख लो, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट ही कहलाएंगे। और भी कुछ लिखना चाहो, जैसे सच दैट में भी लिख सकते हो, आगे नंबर वो भी फाइनाइट ही होते हैं, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल, यानी कि उसमें निश्चित कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? फाइनाइट। यानी वो सेट जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, और वो हमारे फाइनाइट सेट के नाम से जाने जाते हैं। अभी हम परिभाषा लिखाएंगे, पहले 1 2 बार तुम्हें पढ़ देते हैं और फिर तुम लोग सुनो। यानी कहने का मतलब है, इफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट इज फाइनाइट, मतलब खूब समझ गए होगे, यानी कि वो सेट जिसमें पदों की संख्या कैसी हो? फाइनाइट हो, आर कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक। लिखो साथ में, देखो, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इज फाइनाइट, called finite set, और ये इसके होगा एग्जाम्पल। देखिए, अब सुनो, पहले समझा दें, बाद में आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है फाइनाइट, ये लिखा हुआ फाइनाइट, इसी में एक परिभाषा हम और बनाने जा रहे हैं, वो भी काफ़ी प्रयोग होता है, इनफाइनाइट सेट।
अब सुन लो पहले इसे, इनफाइनाइट सेट बस नाम से ही वैसे समझ गए होगे, यानी वो सेट जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, और इस टाइप के सेट इनफाइनाइट सेट के नाम से जाने जाते हैं। अभी हम परिभाषा तुम्हें लिखाएंगे, उससे पहले हम थोड़े उदाहरण लिखते हैं और फिर तुम लोग परिभाषा को लिखना सही करके। ठीक, इसे हटा दें वरना तुम लोग ये हटा दें वर्ड को। ठीक है, ये वर्ड हमने हटा इसलिए दिया, अच्छा नहीं लग रहा ये लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए हटा दिया। अभी हम इसको सही करके बाद में समझाएंगे। अब इनफाइनाइट यानी कि जैसा तुम्हें बताया नाम है इसका इनफाइनाइट सेट, यानी कहने का मतलब ये है वह सेट जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक चले जाओ, इन्फिनिटी तक चले जाओ, यानी कि ये पदों की संख्या इसमें निश्चित नहीं है, इसलिए ये हमारे क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। जैसे आई है, आई को हम इंटीगर कहते हैं, जैसे इंटीगर का पहला अक्षर आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए आई ही लिखते हैं मोस्टली, और इन्होंने दे दिया तो हम चेंज कर देते हैं। और इसके एलिमेंट जैसे हमने तुम्हें बताया भी इसीलिए पढ़ाया था, +-1 +-2 +-3 डैश डैश डैश, और ये इंटीगर्स कहलाते हैं। इसकी भी पदों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। और इस तरह से लिखना चाहो ए भी लिख सकते हो, x such that x is even integers, लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। इवन इंटीगर्स का मतलब क्या हो गया, क्या निश्चित है, निश्चित ये भी नहीं है। 0 है, 2 है, +-2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डैश 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 डैश, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए इस टाइप हो चाहे इस टाइप हो, इस टाइप यानी जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, वो सारे के सारे सेट हमारे क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। अब परिभाषा लिखते हैं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट इज इनफाइनाइट called इनफाइनाइट सेट, called इनफाइनाइट सेट, नोट करो। लिख लिया, लिख लो। अब इसके बाद आगे वाली परिभाषा लिखाते हैं और वो लिखो, हेडिंग डालो, लिखो नल सेट और एम्प्टी सेट। ये डालो नल सेट, OR अथवा एम्प्टी सेट, सेट हेडिंग डालो, फिर बताएं। अब देखो इधर बोर्ड पे देखो, हाँ, ये नल सेट जैसा इसका नाम है, नल माने होता है खाली, इम्पटी माने भी खाली होता है, जैसा हमने तुम्हें बताया था, अभी नन इम्पटी बताया था। नन इम्पटी का मतलब है खाली ना हो, और इम्पटी का मतलब है खाली हो, यानी कि वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सपोज दैट इस तरह का कोई एलिमेंट, कोई लिखा हुआ है सेट, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, और एम्प्टी सेट कहलाएगा। और जैसे इस तरह से भी फाई से भी प्रदर्शित करते, लेकिन इसमें इस तरह से ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे, और ये ध्यान रखोगे बगैर ब्रैकेट के लिखा जाता है, और ये सेट क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है, या एम्प्टी सेट कहलाते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या हो गई, अच्छी तरह समझो। कह रहा ए सेट यानी ए कहलाएगा सेट, कंटेन मतलब रखता है, नो एलिमेंट यानी वो सेट जिसमें नो एलिमेंट हो, यानी कोई भी एलिमेंट ना हो, कॉल्ड क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट, एंड डिनोटेड बाय फाई, और उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से। यानी कि फिर से सुन लो और अच्छी तरह से समझो, जिससे ये अपने आप याद हो जाए, क्योंकि ये पेपर में तो आती नहीं है, खाली तुम्हें पढ़ना है। कह रहा है ए सेट कंटेन नो एलिमेंट, एक सेट ऐसा हो जिसमें नो एलिमेंट हो, यानी कोई एलिमेंट ना हो, तो आर कॉल्ड नल सेट आर एम्प्टी सेट, और ए इसके क्या होगा, एग्जाम्पल। नोट करो इसे, लिखो, अब साथ में लिख लो, लिखो ए सेट
कंटेन, ए सेट कंटेन नो एलिमेंट and denoted by 5। और ये दोनों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ठीक, मतलब खूब समझ गए होंगे। ए सेट कंटेन, कंटेन माने क्या होता है? कंटेन माने रखना होता है। कंटेन माने इसके अंदर अगर 2-3 डाल दे वो क्या करे गए हैं, इस सेट के अंदर कंटेन किए गए हैं। यानी बंटू यहाँ आप लिख दे, बंटू इसके अंदर क्या हो जाए? कंटेन। यानी कह रहा है ये सेट कंटेन, यानी ये सेट के अंदर जो पद हैं नो एलिमेंट, यानी कुछ भी कंटेन नहीं किया गया, कुछ भी नहीं रखा गया, और क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, आगे इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? 5 से। अब लिखो आगे, हाँ आगे वाला सेट लिखाते हैं। लिखो सिंगलटन सेट, अभी लिखाते हैं। सिंगल, SINGLE, सिंगल टन सेट। अब सिंगल टन सेट, ये भी नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर है। सिंगल का मतलब अकेला, यानी कि सिंगल टन सेट का मतलब वो सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम तुम्हें बताएं, ए बराबर जैसे मान लो ए लिखा हुआ है, या ए बराबर 1 लिखा हुआ हो, बी बराबर मान लो हटाओ बी बराबर, या जैसे 5 अभी लिखा हुआ था, अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये नल सेट नहीं कहलाएगा, ये क्या हो गया? सिंगल टन सेट। और केवल ब्रैकेट का फर्क है, ध्यान रखना। अगर ब्रैकेट लग जाती है तो सिंगलटन सेट कहलाएगा, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाएगा। यानी वो सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या 1 हो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। और परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, ए सेट हैव ओनली 1 एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट। लिखो साथ में, ए सेट have only 1 element called single ton set। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और इस बात का बहुत ध्यान रखना, इसीलिए हमने इसका उदाहरण में लिख दिया है। अगर ये 5 में तुमने ब्रैकेट लगा दी तो वो नल सेट एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, और वो हमारा सिंगलटन सेट बन जाएगा। और इसी तरह से ये बात अब की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक पद लिख दिया तो सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, फिर आज तय कराते हैं, इसके आगे का हम तुम्हें कल कराएंगे। ठीक है।